वेलकम बैक टू द ज्ञान मीमांसा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ओशियनोग्राफी का पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम डील करने वाले हैं टाइड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स के बारे में, टाइड्स कैसे कैसे अकर होती हैं एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द ओशन करंट्स। मैंने यहाँ पे 3 मेजर ओशन बेसिन्स को लिया है, जो ओशन सीज हैं, ओशन हैं, उनको लिया है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में कि सुनामी क्यों कॉज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द PYQ। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं UPSC में भी, एंड इवन एनी सर्विसेज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइड्स के बारे में। सो टाइड्स क्या होती हैं? देखो, टाइड इज़ अ पीरियोडिकल राइज एंड द फॉल ऑफ द सी। ठीक है, ये वंस और ट्वाइस अ डे होती है एंड मेनली ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन और मून की वजह से होती हैं। इनको हम टाइड्स बोलते हैं। नाउ द मूवमेंट ऑफ द वेव्स इज कॉज्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट। मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि जैसे विंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने पढ़ी थी ना, विंड सिस्टम क्लाइमेटोलॉजी में, प्लानिटरी विंड्स, ट्रेड विंड्स, इनकी वजह से भी होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? हम सर्ज कहते हैं, स्ट्रॉम सर्ज ड्यूरिंग द साइक्लोन, एक तरीके से। ठीक है। नाउ द स्टडी ऑफ टाइड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल एंड टेम्पोरल होती है। मतलब आप अलग अलग टाइड्स को ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग टेम्परेचर पे। सो इट वेरीज फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट। सो द मून ग्रेविटेशनल पुल जो होती है इतना ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ द सन, की मून की वजह से क्या होती है? टाइडल फोर्स। आपने सुना होगा अमावस्या, आपने सुना होगा कि अमावस्या हो रही है, पूर्णिमा हो रही है, तो इन दिनों क्या होती है? हमें टाइड ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइडल बल्ज। टाइडल बल्ज क्या होता है? देखो, हमने अभी पढ़ा कि सन और मून की वजह से क्या होती है? अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो अगर मून और सन एक साथ लाइन में आ जाए, ठीक है, अगर ये एक साथ लाइन में आ जाए तो क्या दिखे? या वैसे ही क्या हो रहा है? दिस इज़ अ ल्यूनर एक्लिप्स हो रहा है, ल्यूनर एक्लिप्स हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस साइड की तरफ हमारी सारी टाइड्स शिफ्ट हो जाएंगी। और अगर हमारा मून और सन, सो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर जो अर्थ है वो भी रोटेट कर रही है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसका बाहर की तरफ को, ठीक है, अगर वो निगलेक्ट हो जाए, अगर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स निगलेक्ट हो जाए और सिर्फ रोटेशन ऑफ द अर्थ देखा जाए, तो कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। और अगर हम बात करें 2 रेजिडेंशियल टाइडल बल्ज की, जो कि कॉज हो रही है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों की वजह से, तो दोनों जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? पुल देखने को मिलेगा। So together the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the tidal bulge on the earth. On the side of the earth facing the moon, अभी हमने पढ़ लिया कि जो on the side, अगर इस साइड को फेस करेगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, मगर if gravitational force is not working and suppose we take only centrifugal force is working, so opposite direction में वो करेगा, ठीक है। और इनकी वजह से जो मूवमेंट होता है वाटर के अंदर, जो मूवमेंट होता है वाटर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल करंट्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन की वजह से जो होता है, उसको क्या कहते हैं? टाइडल करंट्स। फाइन। नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है मूवमेंट ऑफ द मून। मूवमेंट ऑफ द मून इन रिलेशन टू द अर्थ, ठीक है, मैंने अभी बताया मून की वजह से ग्रेविटेशनल पुल होता है। दूसरा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और ऐसी मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। नेक्स्ट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब। हमको पता है 71% ऑफ वाटर अर्थ पर है, मोर देन दैट ऑफ लैंड। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसिफिक ओशन लार्जर है, तो कहीं पे बहुत ही छोटा ओशन मिल जाएगा आपको,
ठीक है। नेक्स्ट इज इरेगुलरिटी इन कन्फिगरेशन ऑफ ओशन की इरेगुलरिटी है, कहीं पे कोस्टल ज़्यादा एरिया है, कहीं पे सिर्फ ही ओशन है, जो आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे। नेक्स्ट इज अर्थ सरफेस क्रिएट अर्थ सरफेस की वजह से भी ये क्रिएट होता है। एंड नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल टाइडल जनरेशन फोर्स होती है, मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे मूव करती हैं लहरें। नेक्स्ट इज टाइडल बुल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव अ ग्रेटर हाइट, जो जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हमने जो बात करी थी पार्ट 1 में, अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है, मतलब उस विड्थ ज़्यादा है, तो वहाँ पे टाइडल बर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा गुजरात की साइड में, गुजरात, मुंबई, यहाँ पे आपको टाइडल बर्ज ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। लो व्हेन हिटिंग द, ये धीरे धीरे कम हो जाती है व्हेन इट हिट द मिड ओशियानिक आइलैंड्स को हिट करती है। नेक्स्ट इज शेप ऑफ बे एंड एस्चुरीज की शेप पे भी डिपेंड करता है बल्ज। नेक्स्ट इज चैनल्स बिटवीन द आइलैंड्स एंड बे क्रिएट द टाइडल करंट्स, उसको क्या कहते हैं, टाइडल बोर बोलते हैं, ठीक है। जो टाइडल करंट्स अकर होते हैं बिकॉज ऑफ चैनल्स, सपोज ये आइलैंड है, आइलैंड के बीच में से पानी जा रहा है ओशन का, तो यहाँ पे भी कुछ होगा, तो इन करंट्स को कहते हैं टाइडल बोर कहते हैं। नेक्स्ट इज फनल शेप बे greatly change the tidal magnitude. So these all are the controlling factors that result in the tides, and they change the magnitude and the nature of the tides. Now next we come to the tides of Bay of Fundy of Canada. तो Bay of Fundy आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बे ऑफ पुंडी आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, अटलांटिक ओशन पे इस साइड का, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कनाडा है, ठीक है। उसके बीच में नोवा स्कॉटिया करके कुछ पार्ट है कनाडा का, वहाँ पे ये बे ऑफ फुंडी बनाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी आइलैंड के बीच में अगर कोई चीज़ अकर हो रही है, टाइडल बोर्ड्स कहलाई जाएंगी। तो यहाँ पे बे ऑफ फुंडी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, द हाइएस्ट टाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बे ऑफ फुंडी में इन नोवा स्कॉटिया ऑफ कनाडा। एंड दिस टाइडल बर्ज कहाँ से कहाँ तक अकर हो सकता है, 15 to 16 मीटर तक ये अकर होता है, बिकॉज देर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स इन एवरी डे। हर पूरे दिन में 2 हाई टाइड्स होंगी और 2 लो टाइड्स होंगी, एंड दिस अकर इन एवरी 24 आवर, 6 आवर्स के ब्रेक में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइप्स ऑफ टाइड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरल टाइड्स होती हैं, डाईयूरल टाइड्स होती हैं, एंड मिक्स्ड टाइड होती हैं। तो सेमी ड्यूरल टाइड्स क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेमी ड्यूरल टाइड्स होती हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइडल पैटर्न होता है सेमी ड्यूरल में। क्या होता है, यहाँ पे 2 हाई टाइड्स अकर होंगी एंड 2 लो टाइड्स अकर होंगी ईच डे, ठीक है। ये हर दिन, जो मैंने आपको बे ऑफ फुंडी वाला एग्जाम्पल बताया वो यहाँ पे अकर होता है। तो यहाँ पे आपको 2 हाई टाइड 2 लो टाइड आपको देखने को मिलेगी पूरे दिन में, ठीक है। नेक्स्ट इज डाईयूरल, देयर इज 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड इन द डे। यहाँ पे 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड पूरे दिन में आपको देखने को मिलेगी, सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड, ठीक है। और सेम हाइट की होती है, हाइट डिफर नहीं होती है। मिक्स्ड टाइड क्या होती है, दीज टाइड हैव वेरिएशन इन द हाइट, इसलिए ये मिक्स्ड टाइड कहलाई जाती है। एंड दीज टाइड जनरली अकर इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट और पैसिफिक ओशन में ये ज़्यादा अकर होती हैं। नाउ वी कम टू द टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड द अर्थ। मैंने आपको बताया सन मून की ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होती है, टाइड्स बल्ज अकर होता है। तो ये कैसे प्रॉब्लम करती, कैसे ये डिफ़र करता है, क्योंकि ये देखिए जो सन है और मून है वो डिफरेंटली रोटेट कर रहे हैं अपनी पेस पे, एंड अर्थ इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग इन इट्स स्पेस, तो वो डिफरेंट टाइड्स हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंग टाइड। तो व्हाट इज स्प्रिंग टाइड, द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून आर इन रिलेशन टू द अर्थ हैज़ डायरेक्टली बेयरिंग ऑन द टाइडल हाइट्स। सी दिस इज द स्प्रिंग टाइड, कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, और बीच में क्या आ गई, अर्थ आ गई, ये स्प्रिंग टाइड हो गई। ये कौन सा दिखा रहा है, ये फुल मून के टाइम हो रहा है स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड दिस यूजुअली अकर ऑन द फुल मून एंड अनदर ऑन द न्यू मून। तो महीने में 2 बार आती हैं, ठीक है, फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून क्या हो गया, ऐसे दिख रहा है, जब मून जो है हमें पूरा दिखता है, ठीक है,
एंड न्यू मून में क्या हो रहा है, मून इज नॉट विजिबल टू अस बिकॉज मून कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट इज नीफेटाइड। नीफेटाइड हर 7 दिन में होती है, इंटरवल में होती हैं, एंड दिस यूजुअली अकर बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड द नीफेटाइड जो होती है, स्प्रिंग टाइड और नीफेटाइड बीच में एवरी 7 डे के इंटरवल के बीच में होती हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, एट अ टाइम दैट द सन एंड द मून जो होती है वो राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। ये अर्थ है, ये सन है, और मून जो है इट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। ये कौन सा है, फर्स्ट क्वार्टर मून है, ठीक है। अब मून जो था, फुल मून हुआ यहाँ पे, फुल मून होकर फिर से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जैसे यहाँ पे आया ये लास्ट क्वार्टर मून हो गया, तो ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री पे नीफेटाइड होगी, एंड व्हेन all the planets are in the same line it became a spring tide। तो आई होप आप इसको स्प्रिंग टाइड और नीफेटाइड को अंडरस्टूड किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एपोजी एंड पेरीजी का क्या होता है। देखो हमने सन के बारे में पढ़ा था, एपीहीलियन पेरीहीलियन। पेरीहीलियन को मैंने आपको बताया था, पेरीहीलियन आप कैसे याद है, पी से पास याद कर लो, जो पास में है वो पेरीहीलियन और एपीहीलियन जो दूर है। सेम वेज मून में भी होता है एपोजी एंड पेरीजी, ठीक है। तो पेरीजी का मतलब क्या हुआ, पास में जब मून है, एंड एपोजी का मतलब क्या हुआ, जब मून दूर है। तो दिस इज द, मैं एपीहीलियन और पेरीहीलियन वाला आपको ये बताया था। तो ऐसे ही पेरीहीलियन एपोजी और पेरीजी होता है। नाउ वंस द मून, व्हेन द मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, हाई एंड लो टाइड अकर। हाई एंड लो टाइड उसमें अकर होती है। तो जब मून सबसे पास होता है सन अर्थ के, दैट इज नोन एज पेरीजी। एंड 2 वीक लेटर व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, उसको क्या कहते हैं, एपोजी। एंड मून फोर्सेस तब लिमिट हो जाती है, क्योंकि मून दूर चला गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी लगी नहीं उसे। और एक और कंसेप्ट अपना रिफ्रेश कर लेते हैं, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। पेरीहीलियन जब सन के पास है अर्थ, एंड एपीहीलियन जब सन से दूर है। तो पेरीहीलियन कब अकर होता था, 3 जनवरी को, एंड एपीहीलियन अकर ऑन द 4 जनवरी। आई होप आप इतना अंडरस्टूड करे होंगे। नेक्स्ट वी कम टू एब। एब का मतलब क्या होता है, दीज टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये आपके प्री में पूछी जा सकती है। तो टर्मिनोलॉजीज आपको प्री के लिए याद करनी है, ऑल्दो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ऑल्सो, बट प्री में ये आपको और हेल्प करेगी। इब का मतलब क्या होता है, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स। हाई टाइड और लो टाइड के बीच के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इब बोलते हैं। एंड फ्लड क्या बोलते हैं, द टाइम बिटवीन द लो एंड हाई टाइड। लो टाइड हुई, फिर हाई टाइड हुई, और फिर से राइज हुआ टाइड्स, तो उसको क्या, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्लड। लो टू हाई का मतलब फ्लड, एंड हाई टू लो का मतलब इब। I hope this is understood. Now next we come to the geological importance of the tides की क्या geological importance है। So देखिए जो tides हैं बेसिकली ये अर्थ, मून और सन की पोजीशन से होती हैं, अभी तक हमने इतना पढ़ा है। मगर ये क्यों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, और बहुत ज़्यादा हमें आजकल हम GIS जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स का एंड जो आपकी ये GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट वी कैन नो अबाउट द कि कब हाई टाइड आने वाली है, कब लो टाइड होने वाली है। तो दिस हेल्प्स अस इन नेविगेटर्स एंड फिशरमैन को प्लान करने में अपनी डेली एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले नेविगेशन एंड शिपिंग में, क्योंकि सेफ पैसेज इन द शैलो चैनल एंड ऑप्टिमाइज द डॉकिंग एंड डिपार्चर, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया नेविगेशन एंड शिपिंग। नेक्स्ट इज कोस्टल इरोजन में ये हेल्प करता है, जैसे कि शेपिंग ऑफ शोर लाइन्स एंड क्लिफ्स को बनाता है, ठीक है। पानी आकर टकराएगा, पीछे जाएगा, टकराएगा, पीछे जाएगा, तो क्या बन रही है, शोर लाइन बन रही है आपकी। सेडिमेंटेशन एंड डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, सेडिमेंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है, सैंड, सिल्ट एंड न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। बिल्डिंग द डेल्टाज एंड सैंड बार्स क्रिएट करता है। पावर जनरेशन जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, रिन्यूएबल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम हेल्थ बना के रखता है। इकोसिस्टम हेल्थ मीन्स मैक्सिमाइजिंग द ओशन एंड द रिवर वाटर एंड सपोर्ट द डाइवर्स मैरीटाइम को वो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे डीसिल्टेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डीसिल्टेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है, देखो अगर सिल्ट वहाँ पे जमा हो जाएगी, इट विल बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द
ट्रांसपोर्टेशन टू अकर, अब पॉल्यूट कर देगा रिवर्स को और एस्चुरीज को, तो डिसिल्टेशन का भी ये काम करता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टाइडल एनर्जी आपकी 3 मेगावाट की कहाँ पे लगाई गई है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया कि आपका कहाँ पे टाइडल वेव से ऐसे जनरेट हो रही है। नेक्स्ट, फिशरीज एंड इंटरटाइडल जोन्स, इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर फिश शेल्स एंड द बर्ड्स एंड फीडिंग ग्राउंड फॉर कमर्शियल स्पीशीज़ के लिए। नेक्स्ट इज एस्चुरी, एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, न्यूट्रिशन रिच इकोसिस्टम क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, फीचर्स बनाता है, जैसे मड फ्लड्स बनाएगा, सैंड मार्शेस बनाएगा, इन्फ्लुएंस द कोस्टल लैंडफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करेगा। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि वाई द टाइड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइड और टाइप ऑफ टाइड्स। नेक्स्ट वी कम टू सुनामी. Now tsunami word is taken from the Japanese words. Su means, which means harbor, and nami means, which means harbor and wave. तो हार्बर पे जो वेव्स आती है, सुनामी, दिस इज अ जापानीज वर्ड. इट इज़ अ सीरीज ऑफ मैसिव वेव्स जो आती हैं प्रोड्यूस्ड बाय द अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है. अनलाइक द नॉर्मल वेव्स, ये जो नॉर्मल वेव्स हैं हमने पढ़ी थी विंड एंड प्लानिटरी विंड्स की वजह से होती हैं, एंड दे आर ऑफ द शॉर्ट लेंथ, ठीक है. बट दीज आर अकर बिकॉज ऑफ द डिवास्ट्रेटिंग अंडरग्राउंड डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि जो कॉज होते हैं आपके अंडरग्राउंड वॉल्केनिक इरप्शन से, लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से, इवन एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से, ठीक है. तो ये जो सुनामी होती है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी होती है और इसकी वेवलेंथ भी बहुत हाई होती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी क्या है, सबसे पहले दिस इज़ अ शैलो वाटर वेव्स होती हैं, दैट इज द सुनामी इज क्लासिफाइड एज शैलो वाटर वेव्स ड्यू टू देयर एक्सट्रीम लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से ये शैलो वाटर वेव्स कराई जाती हैं. नेक्स्ट इज दे कम फॉर द लॉन्गर पीरियड, द टाइम इंटरवल बिटवीन द सुनामी वेव्स नोन एज अ पीरियड रेंज फ्रॉम 10 मिनट्स to 2 hours तक ये रहती हैं. Next is they have a high speed. In the deep water, tsunami travels up to 550 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. तो एकदम जेट एरोप्लेन वाली स्पीड से वो ट्रैवल करती हैं इन द डीप ओशंस में, ठीक है. नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ वेव्स होती हैं, इसमें एक वेव हिट नहीं करती है, मल्टीपल वेव्स इंटरवल ऑफ टाइम पे हिट करती रहती हैं. नेक्स्ट इज स्टोलिंग इफेक्ट. स्टोलिंग इफेक्ट इज एज सुनामी अप्रोचेज, जो शैलो कोस्टल वाटर होता है, देयर स्पीड डिक्रीजेज वाइल द वेव लेंथ वेव की हाइट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो हम नोटिस कर लेते हैं एक सर्ज सी आती है ऐसे, समथिंग लाइक दिस, और ये जो वाटर होता है ये स्टिल हो जाता है जो शोर के पास होता है, जो शैलो वाटर होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज ड्यू टू द लॉन्ग वेव लेंथ द सुनामी लॉस द मिनिमल एनर्जी एंड आफ्टर प्रोपोगेशन टू मेंटेन इट्स स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ को क्या करती है, अपनी मेंटेन करती हुई चलती है. नेक्स्ट कॉजेज़ मैंने आपको बताए थे, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोलिजन, जैसे कि आपका एस्टेरॉयड कोई आके गिर गया. सो एक बात बताइए आप मुझे, जो अर्थक्वेक होते हैं जो अर्थ के अंडर आते हैं, मतलब कि जो ओशन सरफेस पे आते हैं, दीज आर ड्यू टू डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्री. तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रही हूँ, यहाँ पे कौन सी जोन बन जाएगी, सबडक्शन जोन. और डाइवर्जेंट बाउंड्री पे यहाँ पे आपका वॉल्केनिक एरप्शन होगा एंड इट बिकेम द डाइवर्जिंग जोन बन जाएगी. नेक्स्ट वी कम टू द सी हाउ द सुनामी अकर्स का है. देखिए, द अर्थक्वेक अकर्स, रॉक पे यहाँ नीचे की तरफ अर्थक्वेक अकर हुआ, डाइवर्जेंट अर्थक्वेक है ये. दिस डिस्प्लेस द वाटर को डिस्प्लेस किया, आगे पीछे किया, एंड दिस सेट ऑफ द ऑसिलेशन लाइक दिस. ऑसिलेशन डेवलप करता है अंडर वाटर को एट अ ग्रेटर स्पीड, एंड ये आगे जाके क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं आपके शोर पे. तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा सुनामी के बारे में. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द ओशन करंट्स. सो ओशन करंट्स, जैसे हमने विंड्स पढ़ी थी ना, विंड्स का मूवमेंट होता है, वैसे ओशन करंट या वाटर का मूवमेंट होता है. एंड वन मोर थिंग यू मस्ट नो दैट वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 22 पे सेलिब्रेट किया जाता है. तो ओशन करंट क्या होता है, इट इज़ लाइक अ वाटर फ्लोइंग इन द ओशन. ओशन के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है. दे रिप्रेजेंट आर रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डिफाइंड पाथ एंड डायरेक्शन. ये डिफाइंड पाथ एंड डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ करंट, ठीक है.
ना दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए जो आपको आगे मैं बताऊंगी भी काफ़ी सारे, दैट इज़ ड्रिफ्ट एंड सेकेंड इज करंट। नाउ ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट रेफर टू द एवरेज शैलो सरफेस वाटर। तो जैसे आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड दीज आर प्योरली ड्रिवन बाय द विंड ही इनको लेके जाती है। वेयर एज जो आपके करंट्स होते हैं डीप ओशन होते हैं, फास्टर होते हैं एंड वेल डिफाइंड होते हैं। दीज आर वेल डिफाइंड लाइक रिवर एंड मूव फास्टर। ठीक है, नाउ देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है कि जो ओशन करंट है बेसिकली इन्फ्लुएंस किस किस टाइप की फोर्स से होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट एंड सेकेंडरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट। तो प्राइमरी फोर्स में सबसे पहले आ जाता है हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी। सी हमने जैसे विंड में पढ़ा था कि इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन की वजह से विंड ऊपर जाती है। तो जैसे विंड ऊपर जाती है वैसे ही वाटर भी ऊपर जाता होगा, अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो हीटिंग ऑफ द सोलर एनर्जी की वजह से होता है। दूसरा विंड की वजह से होता है, मैंने बताया था आपको प्लानिटरी विंड, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मॉनसूनल विंड्स, इसके बारे में पढ़ाया था। तो विंड जब ब्लो करती है वो भी वाटर को अपने साथ ले जाती है एंड दिस कॉज फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड वाटर एंड दैट अफेक्ट्स द वाटर बॉडी अल्टीमेटली। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस करती है, देखो ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ की भी इन्फ्लुएंस करती है, मून और सन की भी इन्फ्लुएंस करती है। तो ग्रेडियंट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हमको पता है कौन सी फोर्स होती है, जो कि जब हमारी अर्थ जो है घूमती है तो उसके अपोजिट में कुछ फोर्स शुरू हो जाती है लगना। तो वो अपोज जब फोर्स करती है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट मूव्स लाइक एंटी क्लॉकवाइज एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट मूव लाइक क्लॉकवाइज। तो इसके बारे में हमें पता है। और ये कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट करती हैं हमारे वाटर को भी एंड विंड को भी। वाटर को जब ये अफेक्ट करती है तो वहाँ पे सारगोसा सी या गायर्स बनाती है, जो मैं आगे चल के हम पढ़ेंगे उसको और डिटेल में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फोर्स जो होती है बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस। हमें पता है पोलर्स पे क्या होता है, जो वाटर है इट इज़ वेरी कोल्ड। सो एंड इक्वेटर पे क्या है, वार्म वाटर है। तो ये पोलार के जो कोल्ड वाटर है एंड जो यहाँ का वाटर है ये आपस में सर्कुलेट करता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस एंड सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से होता है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। जो कोल्ड वाटर है उसकी सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है एंड डेंसिटी भी ज़्यादा है, वेयर एज वार्म वाटर की सैलिनिटी कम है एंड डेंसिटी भी कम है। तो कोल्ड वाटर नीचे डीप वाटर पे जाता है एंड कोल्ड वाटर आपके सतह पे रहता है। ठीक है, तो ये कॉज करता है टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा है सैलिनिटी डिफरेंस, मैंने आपको अभी बता ही दिया है। नाउ वी कम टू टाइप ऑफ ओशन करेंट्स। नॉट ओशन करेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके में डिवाइडेड हैं, बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। तो डेप्थ के बेसिस पे एक तो सरफेस करंट है। सरफेस करंट कौन से होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं। ठीक है, कोल्ड करंट भी बाद में सरफेस पे आ जाते हैं जब वो कोस्ट लाइन से टकराते हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट इज डीप वाटर करंट्स भी होते हैं। डीप वाटर करंट्स जो कि कोल्ड करंट्स होते हैं बिकॉज उनकी सैलिनिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोल्ड करंट एंड वार्म करंट अभी मैंने आपको ये बता ही दिया। कोल्ड करंट कहाँ मिलेंगे आपको, पोलार रीजन में, हायर एल्टीट्यूड में, बट वो सर्कुलेट होते हैं और डिफरेंट जगह आते हैं जहाँ पे आपको डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इक्वेटर के पास भी। बट मोस्टली वो कहाँ पैदा होते हैं, वो कहाँ पैदा होते हैं, हायर लैटिट्यूड में। वेयर एज वार्म करंट्स कहाँ पैदा होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओशन करंट्स। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे हमको जो हम जब 3 ओशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें पहले से पता हो। नाउ द सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज। जो हमारे करंट्स हैं विंड वाले नहीं, वाटर वाले करंट्स, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट सदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस लाइन शुड बी लर्न, दिस इज़ अ फैक्ट। जो विंड है जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से घूमती, इट इज़ बिकॉज कोरियोलिस फोर्स की वजह से कैसे घूमती है, आपकी
एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेयर इज सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। मगर जो वाटर सर्कुलेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ये सिर्फ आपकी विंड ही की वजह से नहीं, ये आपकी स्ट्रक्चर की वजह से, वहाँ पे जो कोस्ट है, वहाँ की जो कोस्ट है उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ से टकराई यहाँ वापस आ गई, यहाँ से टकराई यहाँ वापस आ गई, कोस्ट की वजह से भी एंड विंड की वजह से भी, तो दोनों वजह से भी ये होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द वार्म करंट मूव्स फ्रॉम द कोल्ड सी, कोल्ड सी की तरफ जाते हैं वार्म करंट्स हमारे, एंड जो कोल्ड करंट है वो हमारे वार्म सी की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये लैब्राडोर करंट्स का यहाँ पे, ठीक है, ये कैलिफोर्निया करंट्स के एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। सो जो वार्म करंट है दे आर कमिंग टू द कोल्ड सी एंड द कोल्ड करंट्स आर मूविंग टू द वार्म सी। नाउ शेप एंड पोजीशन ऑफ द कोस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। शेप एंड कोस्ट कैसे इंपॉर्टेंस करती है, देखो जो कोस्ट के पास जैसे हमारा कोई भी करंट आता है तो वो क्या करता है, एक करंट नीचे चला जाता है जो ऊपर की तरफ रहता है, और नीचे वाला करंट ऊपर की तरफ आ जाता है। तो नीचे हमारा कौन सा करंट रहता है, मैंने बताया था कोल्ड करंट रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो जब वो स्ट्राइक बैक करता है आपकी कोस्ट पे, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो वार्म करंट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी कम टू इफेक्ट ऑफ करंट्स। करंट्स के क्या इफेक्ट होते हैं, देखो करंट का सबसे पहला इफेक्ट है डेजर्ट। सबसे पहले वो क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे भी इफेक्ट करता है। तो डेजर्ट फॉर्मेशन होती है कहाँ पे, जहाँ पे कोल्ड करंट मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ पे आपको करंट मिलेगा कौन सा, लैब्राडोर करंट आ रहा है यहाँ पे, कैनरीज करंट जो बन जाता है आगे चल के। यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा सहारा, अरेबियन, थार डेजर्ट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ, दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट्स, दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, कोल्ड, या तो गर्म ही है, ठंडा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे आपके कौन से करंट्स आएंगे, कैलिफोर्निया करंट। तो यहाँ पे सोनेरॉन, मोजाविक, चुनचुहा करके एक डेजर्ट है, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके कौन से करंट आ जाते हैं, मैंने बताया था हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट आ जाते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर मैं अभी आपको डेजर्ट फॉर्मेशन के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट बन रहा है, एटाकामा एंड पेंटागोनियन डेजर्ट। रेन को कैसे अफेक्ट करती है, तो देखिए दीज आर द इक्वेटोरियल करंट्स एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स हो रहे हैं। अभी जो करंट्स है जब ये गल्फ स्ट्रीम से जाते हैं, दीज ऑल आर वार्म करंट्स, फिर ये क्या बन जाते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब मैंने बताया, दीज आर स्लो मूविंग एंड दे आर ड्रिफ्ट बाय द और टेकन अवे बाय द विंड्स ओनली, एंड आगे जाके ये नॉर्वेजियन बन जाते हैं। तो कभी आपने सोचा कि इस साइड के जो पोर्ट्स हैं दे शुड हैव थ्रू आउट यहाँ पे बर्फ़ रहनी चाहिए, बट नहीं, बिकॉज ऑफ वार्म करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो पिघल जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। तो ये जो वार्म करंट्स हैं ये हमारी किस को इन्फ्लुएंस करती है, विंटर रेनफॉल को। एंड आप यही चीज़ आपके इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के पास देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास आपका कौन सा करंट आता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होता है जो कि वार्म करंट है, एंड दिस वार्म करंट हेल्प्स इन द मानसून में आपको हेल्प करता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से मॉडरेटिंग इफेक्ट आपको देता है यहाँ पे जो एटलांटिक ड्रिफ्ट एंड द नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट है। नेक्स्ट इज़ फिशिंग ग्राउंड। तो फिशिंग ग्राउंड कैसे डेवलप होते हैं, देखिए जब मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स होता है तब वहाँ पे क्या होती है, नीचे से जब कोल्ड करंट ऊपर की तरफ आते हैं तो दे ब्रिंग न्यूट्रिशन विद देम, एंड वहाँ पे वार्म कंडीशन भी हो रही हैं, तो दिस क्रिएट अ न्यूट्रिशन प्लस वहाँ पे पैदा होने की कंडीशन ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बन गया। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इज़ ग्रेट बैंक्स आपको मिल जाएगा न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास में, एंड दूसरा आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान के पास में, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड एज यू कैन सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट की मिक्सिंग होती है, और यहाँ पे प्लैंक्टन्स जो होते हैं जो कि फिशेस उन पे फीड अपॉन करती हैं वो वहाँ पे पैदा होती हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपके ये करंट्स हैं ये आपके क्लाइमेट को तो करता ही करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट्स होती हैं ये क्या हेल्प करता है, ड्रिफ्ट क्या हेल्प करती हैं आपकी, क्या कराती हैं, आपका मूवमेंट ऑफ द शिप्स कराती हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द ओशन करंट्स। नेक्स्ट वी कम टू द पैसिफिक ओशन करंट्स। नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं
नॉर्थ का पैसिफिक ओशन करंट्स के बारे में। सो सी हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट्स जनरेट हो रहे हैं, मगर जब ये रिवर्स बैक करती हैं बिकॉज ऑफ टकरा के, कोस्ट से टकरा के, तो उनको क्या कहते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स कहते हैं। अभी जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स स्ट्राइक बैक होके यहाँ से कोस्ट से जब यहाँ की तरफ, ये कौन से करंट है, वार्म करंट, तो यहाँ पे कौन सा करंट कहलाया जाएगा, शुशिनामा करंट कहलाया जाएगा, जो जापान के साइड चला जाता है। एंड जो नीचे की साइड जा रहा है दैट इज़ कुरोशियो करंट, दिस इज़ कुरोशियो करंट। ऊपर से आपका जो आपका ये रशिया वाला साइड है, वहाँ से कौन से करंट आ रहे हैं, ओरोशियो करंट, या इनको क्या बोलते हैं, कामचटका करंट्स। दीज आर द कोल्ड करंट। तो जब ये कोल्ड करंट और ये वार्म करंट यहाँ पे मिक्स होंगे तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। नाउ दीज ओरोशियो करंट्स आर ड्रिफ्टेड, जैसे विंड से ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। विंड से जब ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं देन दीज करंट्स आर नोन एज नॉर्थ पैसिफिक करंट या फिर अलास्का करंट। तो आपको यहाँ के जो पोर्ट्स होंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, पोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे स्नो नहीं होती इनके पोर्ट्स पे, ठीक है। और एक ब्रांच जो होती है वो टूट के इधर की साइड चली जाती है, और ये क्या कहलाते हैं, कैलिफोर्निया करंट, जो कि क्या होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं। एंड दीज कोल्ड करंट फ्रॉम द डेजर्ट इन दिस एरिया, ठीक है। मोहोवेजिक, चुनचुहा, ये सब डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द सदर्न पैसिफिक ओशन पे। सो सदर्न पैसिफिक ओशन पे क्या होता है, देखिए ये ऐसे हमारी अर्थ मूव कर रही है, यहाँ पे ओशन मूव कर रहा है, मगर काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स है, पाइल अप हो जाते हैं इन दोनों कोस्ट पे, तो ये इधर की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो करंट्स है, ये दीज आर द वार्म करंट्स, मैंने आपको शो कर रखा है लाल कलर से। और जब ये इधर की तरफ घूम कर आते हैं, दीज आर नोन एज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स, एंड दीज करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द मॉनसून इन इंडिया, ठीक है। अगर ये करंट रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ पे करंट जो होता है वो कोल्ड हो गया, यहाँ वार्म हो गया, दिस कॉज अ एल नीनो टाइप कंडीशन। ये मैंने आपको बताया है आपके क्लाइमेटोलॉजी में, एल नीनो लाइक कंडीशन। और यहाँ से नीचे से कौन सी ड्रिफ्ट आ रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही है, और ऊपर की तरफ कौन सी ड्रिफ्ट आ रही है, साउथ पैसिफिक करंट्स आ रहे हैं। अभी साउथ पैसिफिक करंट्स जब यहाँ से टकरा के ऊपर गए, सो जब ये करंट, कोल्ड करंट इस तरफ को जाते हैं, दीज करंट्स आर नोन एज हम्बोल्ट करंट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चिली के पास आपको काफ़ी सारे क्या मिलेंगे, अटाकामा डेजर्ट आपको मिलेगा इस साइड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, जो आपका पैसिफिक ओशन का सर्कुलेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट वी कम टू द एटलांटिक ओशन करंट्स पे। और एटलांटिक ओशन करंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, गायर्स भी देखने को मिलेंगे। मैंने को बताया था ना, गायर्स फॉर्मेशन होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल पानी घूमने लगता है। आपने एक थ्योरी सुनी होगी जिसको हम कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। सो बरमूडा ट्रायंगल कुछ नहीं है, वो डराने की चीज़ है, क्योंकि अर्लियर टाइम में आपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो शिप्स थी वो यहाँ पे इजीली आ जाती थी अमेरिका में, यूरोप से, तो उनको डराने के लिए उन्होंने कहा एक बरमूडा ट्रायंगल है, अगर शिप इसके बीच में आएगी या कोई भी आपका एरोप्लेन इसके बीच में आएगा, इट विल डिसअपियर फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज़ नथिंग बट अ गायर। तो उसमें क्या होगा, आपका गोल 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 घूमता हुआ अल्टीमेटली वो नीचे सिंक कर जाता है। तो दीज गायर्स एरिया फॉर्म होता है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम उसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर लेते हैं एटलांटिक ओशन को। तो नॉर्थ में आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स एंड इक्वेटोरियल करंट्स दिख रहे हैं। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स जब इधर की तरफ, जब आपकी फ्लोरिडा की तरफ ये बढ़ते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, एंटलीज करंट, दीज आर द वार्म करंट्स। ना दीज एंटली करंट्स, यहाँ से एंटली आपके आइलैंड्स हैं होते हुए फ्लोरिडा की कोस्ट से जाते हैं, फिर ये क्या कहलाते हैं, फ्लोरिडा करंट्स। फिर ये फ्लोरिडा करंट्स जब आपकी गल्फ से निकल के बाहर की तरफ आते हैं, दिस इज नोन एज गल्फ स्ट्रीम, एंड दिस गल्फ स्ट्रीम अल्टीमेटली बिकेम द नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ से विंड इनको कैरी फॉरवर्ड करती है। और ये कहाँ चले जाते हैं, नॉर्वे की साइड, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉर्वेजियन करंट। तो मैंने आपको बताया था इस एरिया के पोर्ट्स आर मोस्टली आइस फ्री रहते हैं, रशिया वगैरह के पोर्ट्स। ऊपर से आपका कौन सा करंट आ रहा है, लैब्राडोर करंट, जो कि आपका कनाडा और बिफिन ग्रीन आइलैंड के बीच में से आ रहा है, ठीक है।
ये लैब्राडोर करंट और ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जब ये बीच में मिलते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, ग्रैंड बैंक, जो कि कनाडा का पार्ट है। और यहाँ पे क्या होते हैं, प्लांटिंग्स होते हैं, और ये प्लांटिंग्स क्या होते हैं, दीज आर द फूड ऑफ द फिशेस। तो यहाँ दिस इज़ अ ग्राउंड ऑफ फिशिंग, फिशिंग का बहुत मैसिव ग्राउंड है। अब क्या है, इधर से ये लैब्राडोर करंट्स आ रहे हैं। अब ये लैब्राडोर करंट्स यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ये टकराए, दीज लैब्राडोर करंट्स आर। अब यहाँ पे जब टकराए तो इनको क्या कहलाया जाता है, कैनरीज करंट। ये कौन से करंट है, कोल्ड करंट है। अब आप देख रहे हैं एक तरीके से सर्कुलर पाथवे बन गया, एंड दिस पाथवे क्या बनाया गया, क्या कहलाया गया, सारगोसा सी बनाया गया। इस साइड आपका क्या हो गया, नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम हो गया नॉर्थ की साइड में, एंड इस साइड आपका क्या हो गया, लैब्राडोर करंट या कैनरीज करंट हो गया। नीचे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, यहाँ पे एंटिलीज एंड फ्लोरिडा। तो दिस होल ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कुलेट करते हैं, हम दिस फॉर्म आ सारगोसा सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदर्न अटलांटिक ओशन की। हाँ, सदर्न में भी आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बाद में यहाँ पे पाइल अप होकर टकरा के नीचे आते हैं। तो ये क्या कहलाए जाते हैं, ब्राज़ीलियन करंट्स कहलाए जाते हैं। ब्राज़ीलियन करंट्स फिर यहाँ पे गर्म होते हैं, तो ये यहाँ से क्या सीधे सीधे चल देते हैं टकरा के, एंड दीज आर नोन एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहलाई जाती हैं। नीचे से आपके फॉकलैंड्स करंट आ रहे हैं। फॉकलैंड इज़ एन आइलैंड, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी थी फॉकलैंड आइलैंड। तो ये जो है यहाँ से आ रहे हैं कोल्ड करंट्स आपके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ डेजर्ट्स। यहाँ से आपके आ रहे हैं बैंगवेला करंट्स नीचे से, तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो क्रिएट अ गायर सिस्टम आपका बना देता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा ऊपर की साइड हमारे कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, नाउ वी कम टू द इंडियन ओशन। नाउ इंडियन ओशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब इंडियन ओशन को हाफ एन ओशन बोला जाता है, बिकॉज ऊपर की साइड इसका क्या आ जाएगा, लैंड, और नीचे की साइड आपका वाटर रहता है, सो इसको हाफ ओशन बोला जाता है। एंड दीज करंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मॉनसून विंड्स को, मॉनसून विंड्स की वजह से ये इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड दीज कॉल्स द मॉनसून इन इंडिया। सो पहले ये हम देख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल करंट्स आ रहा है, यहाँ पे टकरा के ये पाइल अप होके वापस आ रहा है। अब ये वापस यहाँ ऐसे ना आके यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, दीज आर कमिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे जब ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन के वापस गया, तो ये कैसे आ रहा है, बे ऑफ बंगाल, दैन अरेबियन सी से ऐसे घूमता हुआ वार्म करंट्स आ रहा है। सो दीज आर द सर्कुलेशन ऑफ द करंट्स, क्योंकि इसको यहाँ से ब्रेक होने की वजह से कोई ऊपर से कोई करंट इसको मिल नहीं रहा है, तो दिस इज़ मूविंग जस्ट अलॉन्ग द कोस्ट चल रहा है। नीचे वाला अगर हम बात करते हैं सदर्न इंडियन ओशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो करंट है, जब वार्म ओशन करंट इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री पड़ रही है, मोजाम्बिक करंट्स। तो यहाँ पे वार्म करंट्स होंगे, ये साइड जा रहे हैं एंड इस साइड से निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं अंगुला करंट। नीचे से हमारी कौन सी आ रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, दिस इज़ द कोल्ड करंट। तो ये कोल्ड करंट जब आपके इस साइड जाते हैं, तो आपको कौन सा डेजर्ट मिलेगा, क्वींसलैंड डेजर्ट मिलेगा, सॉरी ग्रेट डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये किस वजह से फॉर्म हो रहा है, कोल्ड करंट विच इज़ अ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से, और ये फिर से ऊपर चला जाता है एंड देन अगेन। सो दिस इज़ होल सिनारियो इन द इंडियन ओशन। और ये बेसिकली किस वजह से होता है, ये बेसिकली विंड्स की वजह से होता है। ये जो इसका जो ये पाथवे है इंडियन ओशन का, ये विंड कैरी करती है, ट्रेड विंड्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रेड विंड्स अगर आपकी ऐसे जा रही हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो अब आपका क्या आ जाएगा, मॉनसून आ जाएगा। और ये उल्टी डायरेक्शन में घूम जाती है, इट विल कम एज रिट्रीटिंग मॉनसून। तो इंडिया का जो मॉनसून है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द विंड्स एज वेल एज आपके वाटर से। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। डिस्कस अबाउट द इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। तो इंडियन ओशन डाइपोल इज़ अ ऑसिलेशन इन द सी सरफेस टेम्परेचर। तो इंडियन ओशन का मतलब ये कन्फाइंड है इंडियन ओशन में। तो ये कौन से इंडियन ओशन के पार्ट्स को कन्फाइंड रहेगा, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जब वेस्टर्न साइड क्या हो गया, अरेबियन सी।
So if Arabian Sea is warmer than usual as compared to the बॉब या फिर बे ऑफ बंगाल, दिस मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव आईओडी, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाता है, इफ़ इट इज़ बिकेम कूल एंड दिस बिकेम वार्मर, दिस बिकम द नेगेटिव आईओडी। एंड न्यूट्रल कब रहता है? न्यूट्रल रहता है जब लिटिल डिफरेंस होता है, देन दिस इज नोन एज न्यूट्रल आईओडी। So IOD strongly affects how moisture, wind and cloud develop over the Indian Ocean and surrounding land region. This influences the weather condition, rainfall, climate patterns, and this not only affect India but also it affects the Eastern Africa, Indonesia and Australia. सो देयर आर मैनी टाइम्स जहाँ पे आपको इंडियन ओशन डाइपोल आपको देखने को मिलेगा। अब कब कब ये इंडियन ओशन डाइपोल हुआ है, जैसे 2019 में देयर वाज अ पॉजिटिव आईओडी, सो वी रिकॉर्डेड द मैसिव फ्लड्स आपको देखने को मिले थी इन द ईस्टर्न अफ्रीका। देयर इज इन 1997 and 98 also we recorded the positive IOD. But in 2021 and 22 we recorded negative IOD. So there was a period of drought, you can see. Now this IOD Indian Ocean Dipole जो है ये आपके मॉनसून को भी इफ़ेक्ट करता है। तो सपोज द कंडीशन इज़, केस नंबर 1 मैं बोलती हूँ, सपोज द कंडीशन इज़ एल नीनो। एल नीनो है, एल नीनो का मतलब हुआ तो मॉनसून इज़ लेस, मॉनसून कम होगा इंडिया में, क्योंकि जो रिवर्सल हो गया आपका करंट्स का, कोल्ड करंट्स आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। अब एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, मॉनसून इज लेस, बट यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव आईओडी आ गया, मॉनसून विल बी बेटर, ठीक है। ये मोर इम्पॉर्टेंट आपको ये मॉनसून पे इम्पैक्ट करेगा। मगर यहाँ पे अगर नेगेटिव आईओडी हो गया, दिस विल क्रिएट ड्रॉट लाइक कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि एल नीनो भी है एंड नेगेटिव आईओडी भी है। नेगेटिव आईओडी का मतलब कूल करंट्स इन द या कूल वाटर सरफेस टेम्परेचर इन द अरेबियन पार्ट। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, केस नंबर 2, इफ़ इट इज़ ला नीना। La Nina means normal currents eastern coast of Australia are having the warm current and monsoon is also good. So यहाँ पे monsoon आपके good है, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव आईओडी आ गया तो यहाँ पे क्या फ्लड लाइक कंडीशन हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव आईओडी रहा, सो इट विल बिकेम ओके, लाइक इट विल नॉट इफ़ेक्ट मच, इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। तो आई होप ये दोनों कंडीशंस आपको पता चली होगी। सो ये आईओडी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये आईओडी से क्या होता है, अगर हम एल नीनो और ला नीना का भी कंसेप्ट लेते हैं तो आईओडी के लिए भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। नाउ वी कम टू PYQs। सो सबसे पहला PYQ हम देखते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 2025। सो व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द 2 इक्वेटोरियल करंट्स जब मिल जाते हैं, दैट कॉज द काउंटर इक्वेटोरियल करंट। मैंने आपको बताया था पाइलिंग अप ऑफ वाटर ऑन द कोस्ट की तरफ पाइल अप हो जाता है, तो वो ज़्यादा एक्सेस वाटर इस तरफ को नेक्स्ट वे में बहने लगता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम 2020 विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? OMT is measured up to the depth of 26 degree isotherm, that is 126 meter in the southwest Indian Ocean during March and May। अब मार्च एंड मई में आपका सन का मूवमेंट कहाँ होता है? सन इज़ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
तो यहाँ पे आपका आइसोथर्म 26 डिग्री सेल्सियस कैसे हो जाएगा साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, एंड 129 मीटर नहीं होता है। देखिए ये जब आपके न्यूमेरिकल्स या फिर सम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की बात करता है यूपीएससी से, दिस आंसर इज़ ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग द January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than certain long period of time। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2015 का क्वेश्चन है। तो किस वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से होती है, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से भी होती है। मैंने आपको बताया था टाइडल बल्ज वाला फिनोमेना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इधर से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। सो आई होप ये पार्ट में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो आंसर राइटिंग प्लस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कोरल रीफ्स एंड मेरीन रिसोर्सेज के बारे में और डीप डाइव इन करेंगे, सो दैट आपका ओशनोग्राफी जो कि 4 to 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, दैट इज़ कवर्ड ईजीली। सो थैंक यू वेरी मच।